अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। यह हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने जो है वो एमएस एक्सेल के अंदर जो है वो स्केल टू फिट को डिस्कस किया था। स्केल टू फिट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जो है हमने फार्मूला एडिटिंग के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी को डिस्कस किया था कि फंक्शन लाइब्रेरी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और फार्मूले को हम किस किस तरीक़ों से इंसर्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने जो है लेक्चर नंबर 10 में हमने डिफाइन नेम यानी सेल को हम उनके नामों से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी सिलेक्शन के अंदर रहते हुए हम सेल का नाम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इंडिविजुअली हम सेल का नाम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर नंबर 10 में देखा था। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 में जो है हम यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट से इसको आज स्टार्ट करेंगे कि ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है, यानी आज हम फार्मूला एडिटिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट की। ट्रेस प्रेसिडेंट हमें ये बताता है कि फार्मूले के अंदर कौन कौन सी मतलब वैल्यूज़ इनपुट हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है वो 3-4 वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे हम 2 लिखा है, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, या हम 4 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। अभी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि जो है वो हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ जस्ट मैंने x इक्वल्स टू जो है हम यहाँ पर जो है वो सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए हम जो सम लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर आने के बाद इन तमाम वैल्यू में से मैंने एक ये वैल्यू सिलेक्ट की, फिर कोमा लगाया, फिर देन मैंने ये वैल्यू क्या की है, सिलेक्ट की है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आने के बाद ये वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो यहाँ पर आंसर हमें ऐड मिलेगा। तो एक हमने फार्मूला लगाया, दूसरा हम फार्मूला यहाँ पर इक्वल टू सम दोबारा हम लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जिधर हम 2 सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कोमा लगाकर यहाँ पर हम जो है वो 6 को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास दोनों जगह जो आंसर है वो 8 ही आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये जो 8 आंसर आ रहा है इसमें कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हमने इसमें से प्लस की जिसके ज़रिए आंसर ये 8 आ रहा है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास आंसर यहाँ पर भी 8 ही आ रहा है, तो हमें नहीं पता इसमें से हमने कौन कौन सी वैल्यू इसी सम की जिसके ज़रिए आंसर 8 आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इस फार्मूला में हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इस फार्मूले में जो 8 आ रहा है उसमें 2 वैल्यू आपने सम की है। एक तो ये वाली वैल्यू सम की है, दूसरी ये वाली वैल्यू सम की है। इस तरीके से हम इसको भी देखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो 8 आंसर हमारे पास आ रहा है इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हमने सम की है जिसके जरिए आंसर हमारे पास ये 8 आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हम इसी तरीके से जो है वो ट्रेस प्रेसिडेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो बता देगा कि भाई आपने इसके अंदर 2 वैल्यू सम करी है इस फार्मूले में, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है जिसके जरिए आंसर सही हमारा। ट्रेस प्रेसिडेंट का यही काम होता है, हमें ये बताता है कि आंसर जो है वो हमारे पास इस आंसर जो आ रहा है इसमें कौन कौन सी वैल्यू सम हुई है, कौन कौन सी वैल्यू हमने ऐड कराई है या कौन कौन सी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कराई है। जो डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पर, जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके मुताबिक उसमें हमने जो जो वैल्यू यूज़ की होंगी हमें वो क्या करवाएगा, शो करवाएगा और हमें ये बताएगा कि इस फार्मूला में आपने ये वैल्यू यूज़ की है जिसके ज़रिए हमारे पास आंसर ये आ रहा है। तो ये यही बताता है कि इस फार्मूले में आपने ये वैल्यू यूज़ की जिसके ज़रिए आंसर हमें जो भी होगा वो यहाँ पर एक्सप्रेस क्या करवा रहा होता है, शो करवा रहा होता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम एरो को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अब आता है ट्रेस प्रेसिडेंट। तो इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेस डिपेंडेंट। तो ट्रेस प्रेसिडेंट में मैं ये बता रहा था कि इस फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यू ऐड हुई हैं। ठीक है, और ट्रेस डिपेंडेंट में हमें बताता ये है कि ये वैल्यू किन किन फार्मूले से डिपेंड कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये 2 अगर हम देखें तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे ट्रेस डिपेंडेंट पर क्लिक करते हैं तो बता रही है 2 खाली इसी फार्मूले से इसी फार्मूले से मतलब डिपेंड कर रही है, बाकी किसी फार्मूले से डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर ये वैल्यू 2 फार्मूले में भी ऐड हुई तो दोनों पे आपको एरो दिखाएगा, बताएगा ये वैल्यू हमने 2 फार्मूले में ऐड कराई है तो 2 फार्मूले से डिपेंड कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक और फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया है, हमने इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा और यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया। तो यहाँ पर आने के बाद हमने एक ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली, फिर कोमा लगाया, दूसरी वैल्यू हमने ये सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर आने के बाद अभी देखें
अब यहाँ पर हम आते हैं, तो अब जैसे हम इसके ऊपर देखना चाह रहे हैं कि भाई ये वैल्यू हमने कौन कौन से फार्मूले में इंसर्ट करवाई है, यानी अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकती हैं, वो देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, यानी ये वैल्यू किन किन फार्मूले से डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे ही ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं तो बता देता है ये वैल्यू हमारे दो फार्मूले से डिपेंड कर रही है, तो ये वाले फार्मूले से दूसरा ये वाले फार्मूले, यानी इसका मतलब अगर हम यहाँ जो भी चेंज करते हैं तो एक इधर चेंजिंग होगी और दूसरी इधर चेंजिंग होगी। उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं शो फार्मूला का बेसिकली काम हमारे पास क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई फार्मूला शो करवाना चाह रहे हैं शीट के ऊपर, अभी जितने भी अब जहाँ आपने फार्मूला लगाना है तो वहाँ उसका फार्मूला नहीं दिखा रहा है, वहाँ जस्ट आपको उसकी वैल्यू दिखा रहा है जो उस फार्मूले के जरिए आ रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जहाँ फार्मूला लगा हुआ है सब जगह जो जो फार्मूला है वहाँ हमें दिखा है, तो जैसे हम शो फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जो फार्मूला हमारे पास होगा वो हमें यहाँ पर XYZ को क्या करवाता है, शो करवाता है। तो बता रहा है कि अब ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, जैसे उसका हमें फार्मूला दिखा देगा जब तक चेक लगा हुआ है। तो चेक हटा देंगे, दोबारा नॉर्मल कंडीशन में जाएगा, दोबारा उसको आपको वैल्यूज़ क्या करवाएगा, वो शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आता है एरर चेकिंग। अब हम फार्मूले का एरर कैसे चेक कर सकते हैं, एरर दो जगह हम मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हमने फंक्शन के नाम में मिस्टेक कर दी मैंने, जैसे यू की जगह ये लगा दिया तो ये एरर आपको दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद जो है हम मतलब एड्रेस में मिस्टेक कर देते हैं, तो बाद वक्त कोई इस तरीके की मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं फार्मूला में, तो इसको हम चेक करने के लिए जो है हम यहाँ पर एरर चेकिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो उस सेल को सिलेक्ट करेगा जहाँ पर आपके पास एरर होगा। तो जैसे ही इसको आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं इसको रिसम करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो हम जाएंगे एड शो कैलकुलेशन स्टेप पर, देखें इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता है हम शो कैलकुलेशन स्टेप पे इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें पता पड़ेगा भाई कहाँ हमने मिस्टेक की है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये एवेल्यूएशन का हमारे पास आएगा, हम उसको एवेल्यूएट करेंगे कि भाई कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप एवेल्यूएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से नेम लिखा हुआ आ जाएगा, यानी अगर फंक्शन के नाम में मिस्टेक होगी तो यहाँ नेम लिखा हुआ आएगा, और अगर फंक्शन के एड्रेस में मिस्टेक होगी तो यहाँ नेम लिखा हुआ आएगा। तो इससे हमें पता लगे कि हमारे मतलब फंक्शन की इस साइड पर कोई ना कोई मिस्टेक है। तो हमने इसको एवेल्यूएट किया और यहाँ से इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ से कैलकुलेशन स्टेप से पता लगे कि हाँ यार यहाँ ये मिस्टेक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है अब चाहे तो इसको आप इग्नोर भी कर दें, वरना फार्मूले को आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने की शॉर्ट की F2 हमारे पास होती है। ठीक है, आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फार्मूला यहीं पर ही ओपन हो जाएगा, और जो आपने मिस्टेक करी है वो डायरेक्ट उसको आप यहाँ से जाकर इजीली एडिट कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया क्या मिस्टेक थी, तो हमने यहाँ पर इसको दोबारा एडिट किया। अब जैसे ही मैं इसको रिसम करूँगा तो डायरेक्ट हमें इसका आंसर क्या करवा देगा, शो करवाएगा। उसके बाद इसी तरीके से वो बता रहे कि भाई फार्मूले के अंदर यहाँ पर भी आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे जो है दोबारा कैलकुलेशन स्टेप में जाएंगे। तो यहाँ भी देखना चाह रहे हैं कहाँ मिस्टेक है, तो इसको भी हम एवेल्यूएट करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए नेम यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे एड्रेस में मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर एवेल्यूएट करके इसको यहाँ से दोबारा क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोबारा इसको भी हम उसी तरीके से एडिट करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद अब हम जो है हमारे फंक्शन के नाम में मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमारे फंक्शन के जो है वो एड्रेस में मिस्टेक होती है। हमने फॉर लिखा, लिखने के बाद जैसे उसको हम करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था एरर चेकिंग इज कम्प्लीटेड फॉर द एंटायर शीट। अब शीट के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है, अगर होगा तो वो भी आपको उसी तरीके से क्या करवाएगा, शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद तो पता लग गया कि आपको एरर चेकिंग क्या होता है। अब ये एवेल्यूएट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये भी सेम वही ऑप्शन है जो पीछे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है दोबारा हम चलते हैं एवेल्यूएट, दोबारा इसको अलग से भी करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस फार्मूले में भी कोई एरर मतलब जो एरर नहीं आ रहा। अगर हम इसको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे को मतलब एवेल्यूएशन में जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो वो एरर नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट जो वैल्यू होगी ना वो दिखा देगा, क्योंकि कोई फार्मूले में एरर नहीं। अगर एरर होता तो फिर आपको शो करवाता। तो फार्मूला एडिटिंग के बाद जो है हम कंटिन्यू करते हैं अपने डेटा की टैब को। तो हम डेटा की टैब के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डाटा की टैब के कुछ ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब हम किसी बाइनरी फाइल का डाटा गेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से इजीली उसको गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट की फाइल का डाटा कैसे गेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक टेक्स्ट की फाइल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने नोटपैड पे क्लिक करा और ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया। जैसे हम यहाँ मैंने लिख दिया है एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट
प्रोग्राम। ठीक है, लिखने के बाद हमने इसको कंट्रोल से सेव करवाया और सेव करवा देंगे इसको। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही रख रहा हूँ। देखिए हम यहाँ डेस्कटॉप पे रखते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं टेक्स्ट की फ़ाइल। तो उसको टेक्स्ट के नाम से सेव करवा देते हैं। तो ये फाइल अब मैं चाह रहा हूँ ये जो डेटा हमारे पास यहाँ पर है ना, ये अब इस डेटा को यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट करके यहाँ लेकर आएंगे एक्सेल की शीट में। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको देखिए अब यहाँ पर आने के बाद हम इसको फिलहाल तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं समझाने के लिए बता रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा जाते हैं, मुझे फिलहाल टेक्स्ट की फाइल का डाटा गेट करना है तो मैंने क्लिक करा। अब टेक्स्ट की फाइल जब डेस्कटॉप में रखी तो आप डेस्कटॉप में चले जाएंगे और यहाँ पर आके अपनी जो टेक्स्ट की फाइल है उसको आप यहाँ से इंक्लूड करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। जैसे इंपोर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब वहाँ पर जो हमारे पास जो मतलब जो हमने वहाँ डाटा लिखा है टेक्स्ट की फाइल में, तो वहाँ रोल कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। तो उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद रोल कॉलम का वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इधर हम इसको नेक्स्ट करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इसको ऑटो क्या करेगा, वो कॉलम के हिसाब से डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एक कॉलम में आएगा, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में और ये पाँचवें कॉलम में। अगर आप चाहें तो जैसे मैं चाह रहा हूँ एक्सेल और ये एक ही कॉलम में आ जाए तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एरो हट जाएगा। तो इसका मतलब अब एक कॉलम आ गया। तो अपनी मर्जी के मुताबिक भी इसको आप कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें ये पूछ रहे हैं जो डेटा आप इंपोर्ट करवा रहे हैं बिल्कुल एक नई शीट पर आना चाहिए या फिर उसी शीट पर आना चाहिए। तो मैंने उसी शीट पर लेकर आना, तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चेक लगाया। देन चेक लगाने के बाद अब किस सेल से वो डाटा स्टार्ट होना चाहिए, आप वो सेल कैसे क्या दे देंगे, इसे एड्रेस देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वो डाटा हमारी टेक्स्ट की फाइल का यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम टेक्स्ट की फाइल का डाटा इंपोर्ट करवा रहे हैं भाई, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है फिर वेबसाइट से भी कोई डाटा इंपोर्ट करवा सकते हैं और फिर फ्रॉम एक्सिस से भी कोई डाटा इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे अगर डेटाबेस की फाइल का कोई डाटा अगर हमारे पास है, अगर हम इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देख लेते हैं वो डेटाबेस की फ़ाइल हमारे पास बनी हुई है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो मेरे पास आई थिंक कोई डेटाबेस की फ़ाइल नहीं है, फिलहाल ये बनी हुई है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डेटाबेस की फाइल ये थी, मैंने इसको ओपन किया। तो यहाँ पर तो अब देखिए यार रोड कॉलम को डिवाइड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डेटाबेस में वैसे ही टेबल पे काम होता है तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक वहाँ पर डाटा हमारा ऑर्गेनाइज जो हुआ होता है रोड कॉलम की फॉर्म में हुआ होता है। तो बस इसमें हमें जस्ट यही बता रहे हैं कि जो डेटा में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे मतलब इस शीट के कौन से सेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो आपकी मर्जी न्यू शीट पर करें या फिर आप इसी शीट पर करें। मैंने न्यू मतलब जो इसी शीट पर करना है तो यहाँ पर आकर जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जो डेटा हमारा वहाँ था डेटाबेस की फ़ाइल का वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी मतलब जो है एक्सटर्नल फाइल का डेटा हम गेट करके डायरेक्ट उसको हम जो है अपनी एक्सेल की फ़ाइल में हम क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप जो है वेबसाइट से भी डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं। देखता हूँ अगर नेट चल रहा होता है तो वेबसाइट से भी डेटा इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम दोबारा आते हैं, फ्रॉम वेब पे चले जाते हैं। अगर नेट चल रहा है तो आप इंपोर्ट करवा लें। जैसे यहाँ पर जो है मैं इधर आया और यहाँ पर आने के बाद हम इधर आया और मैंने अभी नेट को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हम लिख लेते हैं, पहले देखते हैं मतलब तकरीबन उसी तरीके से होगा google.com। ठीक है, वो करते हैं, हमारा गूगल का पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास गूगल का पेज आ गया। यहाँ सर्च करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पास आ गया है। कंप्यूटर विकिपीडिया। जैसे मैं देखिए इसका डाटा गेट करना चाह रहा हूँ, जैसे इंपोर्ट कराना चाह रहा हूँ तो जैसे वो इंपोर्ट अगर आप पूरा डाटा कराना चाह रहे हो तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सारा डाटा आपका एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। अभी देखिए इंपोर्ट हो रहा है। अभी पूछेगा कि सेल से होना चाहिए, उस सेल का आप एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो सारा डाटा हमारा, मैं चाह रहा हूँ अपना न्यू शीट पर आ जाइए। चलो इसी पर लेकर आना चाह रहे तो हमने इस पर चेक लगाया। जैसे ही ओके करेंगे तो सारा डाटा जब वहाँ से उसने क्या करा, गेट करके सारा उसने हमें यहाँ पर क्या करवा के इंपोर्ट करवा के क्या करवाया, शो करवा। इस तरीके से आप किसी भी एक्सटर्नल फाइल का डाटा गेट करके उसको अपनी एक्सेल की फाइल में आप क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि
किस तरीके से हम गेट एक्सटर्नल डाटा का इस्तेमाल करके दूसरी फाइल का डाटा हम यहाँ पर गेट करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो आज तक के लिए मतलब इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में जो हम आने वाली चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारी MSc का लेक्चर नंबर 11 था, जिसमें मैंने आपको आज जो है वो गेट एक्सटर्नल डाटा के बारे में बताया और जो है वो फार्मूला एडिटिंग के बारे में बताया कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो में एक्सेल की सीरीज से रिलेटेड आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।